जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय कुमार यादव आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं बुद्धा एकेडमी 2023 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और सीखो सीखो और सिखाओ सीरीज में। दोस्तों, बहुत ही सकुशल हमारी सीखो और सिखाओ सीरीज चल रही है। मैं पूरा उम्मीद किया था कि इस बार तो कुछ नहीं, सीरीज को आगे लेकर के जाना है और वैसे ही चल भी रही है। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार और आप लोगों का स्नेह है कि ऐसे ही चलेगी और चल रही है बहुत बढ़िया से। दोस्तों, कल हम सभी लोग, आप सभी लोग जानते हैं, कल हम लोग सेंटेंस पढ़े थे और टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे थे और दो भागों में बांटा गया था, मतलब दो आधार दिया गया था सेंटेंस को बांटने के लिए। एक ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग हम लोगों ने सेंटेंस को समझा। वो 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हम जानते हैं असर्टिव सेंटेंस में हम किसी चीज के बारे में जानकारी देते थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसी चीज के बारे में जानकारी लेते हैं और इंपरेटिव सेंटेंस में कोई ना कोई काम करवाते हैं और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस से हम किसी के बारे में अच्छी कामना या बुरी कामना करते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वास्तव में सेंटेंस नहीं होता है, वो एक वर्ड होता है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड, जो एकाएक हमारे हृदय से निकल जाता है और वो अगर किसी सेंटेंस में आ जाता है तो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना देता है। यहाँ तक हम लोगों ने कल देख लिया था दोस्तों। आज जो हमारा पढ़ने का बारी था, हमने बताया था कि सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया था। ध्यान से अब सुनिए आप सभी लोग, क्योंकि अब इम्पोर्टेंट चीजें हैं। सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया था। तीसरा पार्ट जो मैंने आपको बताया था वो था दूसरा इसका आधार, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग था, तो इसको हमें समझना है, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग को। अच्छा, ये 3-4 प्रकार के थे। मैंने बताया था एक सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, और एक और बताया था मिक्स्ड सेंटेंस। ये इतने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिए, लेकिन हमें जब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेंटेंस को पढ़ने जाएंगे तो हमें एक चीज की आवश्यकता पड़ेगी और उसका नाम है दोस्त क्लाज। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अब क्लाज के बारे में मैं बता दूं, इसको थोड़ी देर के लिए साइड ही कर दें तो बेटर होगा। अब क्लाज के बारे में मैं बता दूं ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपसे, क्योंकि ये वास्तव में होता सेंटेंस ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है इसमें और सेंटेंस में। मैं बता रहा हूं अभी आपको थोड़ी देर में। ये जो इंटर 12th में है उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि वास्तव में क्लाज ही हमें ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाएंगे और क्लाज ही हमें सिंथेसिस की तरफ ले जाएंगे। दो चैप्टर हैं 12th में, एक सिंथेसिस और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन। ये दोनों चैप्टर्स में ये क्लास काम आने वाला है दोस्त। तो क्लास को आज गहराई से समझेंगे। आज अभी हम लोग, हो सकता है कि सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस तक न पहुंच पाए। आज क्लास को ही कवर करने में लग जाए समय, क्योंकि क्लास अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको आप समझिएगा। ध्यान दीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। अभी फिलहाल हम किसको समझने वाले हैं? क्लास को। क्लास समझते हैं कि क्लास क्या होता है। ध्यान से देखिए आप सभी लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। अच्छा, क्लास क्या होता है भाई? बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पहली बार सुने होंगे क्लास के बारे में, नाम ही पहली बार सुने होंगे। तो नाम पहली बार न सुने, इसको ध्यान से समझें, क्लास क्या होता है। क्लास भी एक सेंटेंस ही होता है दोस्त, लेकिन इसमें और उसमें अंतर होता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आप ध्यान से समझिए। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, राधा, ध्यान दीजिए, अब यहां से शुरू होता है, हु इज अ गुड गर्ल। एकदम सिंपल सेंटेंस ले रहा हूं ताकि समझ में आए सबको। हु इज अ गुड गर्ल प्लेस क्रिकेट। एकदम सिंपल सेंटेंस। राधा, जो एक अच्छी लड़की है, क्रिकेट खेलती है। राधा, जो एक अच्छी लड़की है, क्रिकेट खेलती है।
आप जानते हैं कि इसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये क्या है, सेंटेंस है। ध्यान दीजिए, लेकिन इस सेंटेंस को अगर हम गौर से देखें तो हम पाएंगे कि इसमें एक सेंटेंस है राधा प्लेज क्रिकेट, और दूसरा सेंटेंस है हु इज अ गुड गर्ल। गौर से समझने की कोशिश करिएगा, इसमें एक सेंटेंस है राधा प्लेज क्रिकेट और इसमें एक सेंटेंस है और हु इज अ गुड गर्ल। दो सेंटेंसेस हैं इसमें, एक बड़ा सा सेंटेंस के अंदर दो सेंटेंस आए हुए हैं। तो जो सेंटेंस के अंदर सेंटेंस होता है उसी को हम क्लास कहते हैं। यानी कि जो ये हु इज अ गुड गर्ल है और जो राधा प्लेज क्रिकेट है, ये दोनों के दोनों क्लास हैं। ये सेंटेंस में दो क्लास हैं। तो क्लास को हम यूं कह सकते हैं, ध्यान से समझिए, क्लास को हम कह सकते हैं एक ऐसा सेंटेंस होता है क्लास, एक ऐसा सेंटेंस होता है क्लास जो किसी सेंटेंस के अंदर आता है, यानी कि विद इन अ सेंटेंस होता है, विद इन अ सेंटेंस होता है। क्लास एक सेंटेंस के अंदर होता है, एक ऐसा सेंटेंस जो किसी सेंटेंस के अंदर आए। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं एक बार इसको मिटा के फिर से लिख रहा हूं। हमारे जो सहयोगी हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मिट नहीं रहा है, और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, मिट नहीं रहा है। यानी कि हम कहते हैं अ सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस, अ सेंटेंस विद इन अ सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस जो किसी सेंटेंस के अंदर आया हो उसे हम कहते हैं क्लास। A sentence within a sentence is called class, is called class। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं दोस्त। मतलब देखिए ध्यान से, एक सेंटेंस है बड़ा सा और ये दो सेंटेंस इस बड़े से सेंटेंस के अंदर आए हुए हैं, इसलिए इन सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे, क्लास कहेंगे। एक क्लास ये है दोस्त और एक क्लास ये है, और दिमाग में रखिए ये यहां से मिला करके ये मिल करके क्लास है और ये क्लास ये है। अगर आप किसी किताब को पढ़ेंगे तो आपको जो डेफिनेशन मिलने वाला है क्लास का वो ये मिलेगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ध्यान से सुनिएगा, विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब इट्स ओन। मतलब एक ऐसा शब्दों का समूह जिसके पास एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, अभी हम थोड़ी देर में आपको थोड़ा सा एक क्लू देंगे, आप समझ जाएंगे। वो खुद के पास अगर उसका सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होता है और वो किसी सेंटेंस का हिस्सा होता है, यानी कि किसी बड़े से सेंटेंस का भाग होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्लास। ये आपको किसी किताब में मिलेगा, लेकिन आसान सा डेफिनेशन ये हमारे गुरुजी हमें बता दिए थे, बहुत अच्छा लगता है। अ सेंटेंस विद इन अ सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस एक सेंटेंस के अंदर इज कॉल्ड क्लास, उसी को कहते हैं हम क्लास। अच्छा, आप समझिए अब फाइनाइट वर्ब क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ किनारे हम समझ लेते हैं इसको एक झटके में। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, आप जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, देखिए कुछ चीजों को हमें छोड़ करके भी चलना होगा और किस चीजों को लेकर के चलना होगा। हाँ, छोड़ करके चलने के कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि उसे छोड़ देना है, इसका मतलब ये आगे मिलने वाला है। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, वर्ब के दो प्रकार होते हैं दोस्त, आप सभी लोग इसको समझिए, कुछ लोग जानते होंगे इसके बारे में। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, वर्ब के दो प्रकार होते हैं। अच्छा, ये फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, तो समझिए फाइनाइट वर्ब उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट और टेंस से प्रभावित होता है, सब्जेक्ट और टेंस से प्रभावित होता है। मतलब ये फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के कंट्रोल में होता है। मतलब अगर सब्जेक्ट बदलता है तो फाइनाइट वर्ब के कुछ न कुछ हिस्से बदलेंगे, कुछ न कुछ बदलेगा उसमें जरूर, और अगर टेंस बदलता है तो भी फाइनाइट वर्ब बदलेगा जरूर। और नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसा वर्ब होता है
टेंस और सब्जेक्ट को बदलने से नहीं बदलता है। अच्छा, सब्जेक्ट मतलब नंबर, पर्सन, जेंडर, केस हम लोग नाउन में पढ़ेंगे तो आपको बताने वाले हैं वहां पे, उससे प्रभावित होता है। और इसको हम लोग फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को समझेंगे कहाँ पे, वहां पे। अच्छा ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट आप जानते हैं। अब ध्यान दीजिए, राधा एक सब्जेक्ट है और राधा का जो फाइनाइट वर्ब है वो है प्लेज। आप देखिए, राधा प्लेस, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी मैं कहूं कि इसका टेंस आप बदल दीजिए तो हम यही कहेंगे, राधा जो एक अच्छी लड़की थी। अच्छा, इज नहीं तब फिर क्या हो जाएगा? वाज। अभी मैं फाइनाइट नॉन फाइनाइट को थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और फिर मैं कहूं कि क्रिकेट खेलती थी तो प्लेस नहीं, क्या हो जाएगा दोस्त? प्लेड। आप देखिए, इस वर्ब पे और इस वर्ब पे दोनों पे प्रभाव पड़ा। अभी मैं चाहूं तो यहां लिख सकता था टू विन द मैच, टू विन द मैच। मैच को जीतने के लिए क्रिकेट खेलती है। अच्छा, अब दिमाग में रखिए आप सभी लोग, जब मैंने लिखा टू विन द मैच तो टू विन मतलब जीतना होता है, ये भी एक वर्ब है, लेकिन ये टेंस के बदलने से नहीं बदलेगा, तो फिर वो ही नॉन फाइनाइट वर्ब है दोस्त। ये दोनों कौन से वर्ब हैं? फाइनाइट वर्ब हैं। सब्जेक्ट आप बदलेंगे तो भी ये बदलेगा। जैसे राधा है, हम अगर कई लड़कों कह दें, बॉयज कह दें तो इज आर हो जाएगा, प्लेज प्ले हो जाएगा, यस हट जाएगा उसका। तो ये सब्जेक्ट से भी प्रभावित होगा और ये टेंस से भी प्रभावित होगा। तो जो वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के कंट्रोल में रहते हैं, उनके चेंज करने से चेंज हो जाते हैं, उन्हीं वर्ब को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। अब दिमाग में रखिए, अब मैंने जब कहा कि, अब ध्यान दीजिए, अब हम क्लास पे आएंगे अपने। अब फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब को गहराई से समझना है, और वे चीज हम लोग किसी 1 2 3 क्लास लगेगा जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच तक पहुंचेंगे, बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। ध्यान दीजिए, राधा एक सब्जेक्ट है और इसका ये फाइनाइट वर्ब है। तो आप जब ऑफिशियल कोई बुक पढ़ेंगे, अच्छी किताबें बहुत सी हैं, जब आप किताब पढ़ेंगे तो यही लिखा मिलेगा, एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसके पास खुद का सब्जेक्ट और खुद का एक फाइनाइट वर्ब होता है, और वो सेंटेंस किसी सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, पार्ट होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्लास। ये इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे इसमें कहाँ सब्जेक्ट है? तो इसमें भाई हु जो है ये सब्जेक्ट है। अच्छा, हु किसके लिए आया है? ये राधा के लिए आया है। अब हम कहेंगे कि हु क्या है, तो भाई हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन पढ़ेंगे, और प्रोनाउन में ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसका ये राधा जो है ये एंटीसीडेंट है। ये सभी चीजें हम आगे इसी सीरीज में पढ़ने वाले हैं, इसी सीरीज में, और बहुत जल्द पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मिल जाए, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ध्यान दीजिए, अगर इस चीज को हम देखते हैं तो हु इसी के लिए, हु का मतलब है राधा, राधा। अब अगर हम दोनों सेंटेंस को देखें तो एक है राधा प्लेज क्रिकेट, एक सेंटेंस है राधा इज अ गुड गर्ल। तो ये दो सेंटेंसेस हैं, लेकिन एक बड़े से सेंटेंस के अंदर आए हुए हैं, इसलिए इस सेंटेंस को हम कहेंगे, सॉरी, इसलिए हम कहेंगे जो सेंटेंस के अंदर आया हुआ सेंटेंस है उन्हें हम कहेंगे क्या? क्लास। तो अ सेंटेंस विद इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड क्लास। अगर आप डेफिनेशन वहां का किताब का लेना चाहते हैं तो जो किताब से डेफिनेशन लिखती है वो ये लिखती है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसे लिखती है, ध्यान दीजिएगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्दों का समूह, विच कंटेन्स which contains a group of words which contains ही होता है शायद, एक मिनट, which contains a subject and a finite verb and a finite
वर्ब इट्स ओन मतलब अपना खुद का, एंड इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। ध्यान दीजिए ऐसा ही लिखते हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस। और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होता है इज कॉल्ड क्लास। उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। ये दिमाग में रखिए। तो ये डेफिनेशन कितना बड़ा सा लग रहा है। आसान से हम समझे, जिसके पास सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब है, तो कंप्लीट वो सेंटेंस बनाएगा ही, तो वो सेंटेंस ही है। और सेंटेंस चूंकि सेंटेंस के अंतर्गत आया है, तो हम कह सकते हैं सेंटेंस विद इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड क्लास। एक ऐसा सेंटेंस जो सेंटेंस के अंदर आया हुआ होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त? क्लास कहते हैं। इस बात को दिमाग में आप रखिए। अब ध्यान दीजिए, क्लास को कई भागों में बांट दिया गया है। अभी फिलहाल हम देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अभी उदाहरण इतने ज्यादा लेंगे कि आप लोग समझ जाएंगे कि ये होता क्या है वास्तव में। ये वाला डेफिनेशन मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि मुझे इससे अच्छा ये लगता है। अब आप यहां देखिए, क्लास को 3 भागों में बांटा गया है वास्तव में। देखिए ध्यान से, गौर से समझिएगा। क्लास को 3 भागों में बांट दिया गया है। बेसिकली इंटर सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर को जो स्टूडेंट हैं, उनसे आग्रह है कि इसको मजाक में मत लीजिएगा आप, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस में आपको मिलने वाला है। तो जरूर ध्यान से समझिए, और तैयारी वाले लोग भी। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, ये चीज है। अब क्लास को 3 भागों में बांटा गया। पहला जो क्लास है हमारा, यहां मैं हटता हूं, आप देखिए ध्यान से, वो है प्रिंसिपल क्लास। प्रिंसिपल क्लास। और दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लास। सब ऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास। और तीसरा जो क्लास है वो है कोऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट क्लास। ये 3 प्रकार के क्लास होते हैं। इसको दिमाग में रखिएगा आप सभी लोग, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा ध्यान दीजिए, क्लास को और 2 भागों में बांटा गया है। एक है डिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास। और दूसरा जो क्लास है हमारा, वो है इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट का मतलब होता है किसी दूसरे पर निर्भर होना, और इंडिपेंडेंट का मतलब होता है किसी दूसरे पर निर्भर ना होना। अभी हम इन सबको समझाएंगे, आप सभी को समझने की कोशिश करिए। क्लास को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तो यही है, क्लास को 2 भागों में बांटा गया है, डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास। जो इंडिपेंडेंट क्लास है उन्हें सबऑर्डिनेट क्लास भी कहा जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ये सॉरी, जो डिपेंडेंट क्लास है उन्हें सबऑर्डिनेट क्लास भी कहा जाता है। तो हम यहाँ इससे लिख सकते हैं डिपेंडेंट क्लास। यहाँ लिख सकते हैं डिपेंडेंट क्लास। अच्छा ध्यान दीजिए, अच्छा जो इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं, वो प्रिंसिपल क्लास को हम इंडिपेंडेंट क्लास भी कह सकते हैं। थोड़ा सा मेरे पढ़ाने का तरीका जो है कि अब इस बार अलग हो गया। मैं ऐसे नहीं पढ़ाता था, बस मैं लिख देने की वजह से पढ़ाने लगा। पहले हमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को ही जो है कि डिवाइड करना चाहिए था, उसके बाद इसको बांटना चाहिए था। लेकिन आप समझने की कोशिश करिए, मैं आपको समझा ले जाऊंगा। और जो कोऑर्डिनेट क्लास होता है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास ही होता है। इंडिपेंडेंट क्लास। तो इसको आप समझने की कोशिश करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे अब मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले हम देखते हैं डिपेंडेंट क्लास क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है। समझने की कोशिश करिए। जैसे एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, राम हु इज अ टीचर
राम जो एक अध्यापक हैं, टीचर्स इंग्लिश, टीचर्स इंग्लिश। हाँ, कुछ बच्चों का कल कमेंट आ रहा था कि रेड वाला मार्कर दिखाई नहीं देता, गलती से लिखा गया, फिर मैं नहीं लिखूंगा, रख दे रहा हूं उसको। ध्यान दीजिए, राम हु इज ए टीचर टीचर्स इंग्लिश। इसमें दो क्लास हैं, आप बताइए कौन कौन से। तो एक क्लास है राम टीचर्स इंग्लिश और दूसरा क्लास है हु इज अ टीचर। दो क्लासेस हैं, एक राम टीचर्स इंग्लिश और एक है हु इज अ टीचर। तो जो राम टीचर्स इंग्लिश है, अच्छा इन दोनों पे देखिए कि कौन सा क्लास अगर हटा दिया जाए, दोनों को थोड़ा सा अलग करिए। एक इसमें ये क्लास है राम टीचर्स, ध्यान दीजिएगा, राम टीचर्स इंग्लिश। दो क्लासेस हैं इसमें, राम टीचर्स इंग्लिश और दूसरा है हु इज अ टीचर। अब कहीं आप ऐसा न समझ लें कि हु इज अ टीचर भी तो एक अपने आप में सेंटेंस है दोस्त, ये इंट्रोगेटिव नहीं। हम इनको अलग भले ही किए हैं, लेकिन हम रेफरेंस इसी का लेंगे समझने में, इसी के संदर्भ में समझेंगे, अलग नहीं चाहेंगे। अलग जाएंगे तब तो ये थोड़ा सा अनर्थ हो जाएगा। समझने की कोशिश करिए। मैं अगर इतना बोलूं कि राम अंग्रेजी पढ़ाता है, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन मैं कहूं जो एक अध्यापक है, तो क्या ये कंप्लीट सेंस रख रहा है? जो एक अध्यापक है, तो जो एक अध्यापक है, इसको अपना पूरा सेंस देने के लिए ये निर्भर है किस पे? राम पे। राम जो एक अध्यापक है, तो आप इस बात को रखिए। तो आप बताइए कौन डिपेंड है? ये डिपेंड है कि ये डिपेंड है? नहीं, ये जो क्लास है ये इस क्लास पे डिपेंड है, इसलिए हम इसे कहते हैं कौन सा क्लास? डिपेंडेंट क्लास। इसलिए इसे हम कहेंगे डिपेंडेंट क्लास, समझिए। और ये चूंकि किसी दूसरे क्लास पे नहीं निर्भर है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास, समझने की कोशिश। इंडिपेंडेंट क्लास, डेंट क्लास, ये है इंपॉर्टेंट। अब और समझने की कोशिश करिए, मैं समझाता हूं, दिमाग में रखिए। अच्छा, इसमें जो प्रिंसिपल क्लास है, ध्यान दीजिए, जो किसी दूसरे पे निर्भर नहीं होता है, उसी क्लास को हम कहते हैं कौन सा क्लास? प्रिंसिपल क्लास। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लास। तो ये चूंकि दूसरे पे निर्भर नहीं है, तो इस क्लास को हम कौन सा क्लास कहेंगे दोस्त? तो इसे ही हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लास। यानी कि ये जो राम टीचर्स इंग्लिश है, इसमें ये जो क्लास है, मैं रेड से इसको कर रहा हूं, आप समझिए। ये जो क्लास है, यहां से शुरू होकर के जो यहां से ये खत्म हो रहा है, ये क्लास हमारा इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट क्लास है तो ये कौन सा क्लास है? प्रिंसिपल क्लास है। अब आप कहेंगे कि सर इंडिपेंडेंट क्लास ही तो कोऑर्डिनेट क्लास है, तो अभी समझाने वाला हूं मैं कोऑर्डिनेट क्लास को। इसको समझने की कोशिश करेंगे, आप समझ जाएंगे। अब दिमाग में रखिए, ये हम समझ पा रहे हैं, जो क्लास किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता है उसे हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं, और इंडिपेंडेंट क्लास जो होता है वो किसी पे निर्भर नहीं होता है, इसलिए उसे हम प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं। प्रिंसिपल का मतलब एक तरीके से आधार हो जाता है। प्रिंसिपल जैसे आप अपने स्कूल पे देखिए, तो प्रिंसिपल खास किसी पे निर्भर नहीं होता है, इसलिए हम कहते हैं मुख्य कह देते हैं उसको। मेन क्लास के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे हम किसके नाम से जानते हैं? मेन क्लास के भी नाम से जाना जाता है। मेन क्लास यही है, यानी कि आप इनको हटा दीजिए लेकिन इसका अस्तित्व नहीं जाएगा, इसको हटा दीजिए तो इनका अस्तित्व चला जाएगा, ये अपने आप में क्लास रह ही नहीं जाएंगे। समझने की कोशिश करिए, सेंटेंस ही नहीं रह जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसीलिए इसे डिपेंडेंट कहते हैं, मतलब ये निर्भर है इस पे और ये इस पे निर्भर नहीं है। तो जो डिपेंडेंट क्लास होता है उसी को हम कहते हैं कौन सा क्लास? सब ऑर्डिनेट क्लास।
सब ऑर्डिनेट क्लॉज। समझिए मेरी बात को। अब हम समझते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज किसे कहते हैं। समझिए, अभी हम प्रैक्टिस जब करेंगे तब ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। एक सेंटेंस दो सेंटेंस से क्लास समझ लेना इतनी आसान बात नहीं होती है। टीचर्स की हालत खराब हो जाती है क्लास को समझाने में बच्चों को। हम तो फिर भी आपसे बहुत दूर हैं। आप हमसे सिर्फ और सिर्फ कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं दोस्त, और मैं उसको बता भी सकता हूं, लेकिन अगले वीडियो में, इसमें नहीं, क्योंकि हर एक कमेंट देख पाना मेरे बस की बात नहीं है तत्काल। वो अगले वीडियो में ही देखने को मिलेगा, तो इसलिए समझिए इस बात को। अच्छा, ध्यान दीजिए आप सभी लोग। इंडिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास को हम समझ चुके हैं। जो डिपेंडेंट होता है उसी को हम सबऑर्डिनेट भी कहते हैं। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गौर से समझिए, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राम टीचेस इंग्लिश। राम टीचेस इंग्लिश, बहुत गहरी बात अब समझाने वाला हूं। एंड ही इज अ टीचर, एंड ही इज अ टीचर। समझिए इस बात को। ये मैं एक सेंटेंस लिख दिया। देखिए, दोनों सेंटेंस का जो अर्थ है सेम ही है दोस्त। मैं कहूँ राम जो एक अध्यापक है, अंग्रेजी पढ़ाता है, चाहे मैं कहूँ राम अंग्रेजी पढ़ाता है जो एक अध्यापक है, दोनों समझिए। तो राम टीचेस इंग्लिश, ये एक सब्जेक्ट है, और एक सब्जेक्ट है ही इज अ टीचर। सॉरी, सेंटेंस, माफ करिएगा, गलती से सब्जेक्ट निकल रहा है। सेंटेंस, एक सेंटेंस है राम टीचेस इंग्लिश, और दूसरा सेंटेंस है ही इज अ टीचर। अगर हम इन दोनों को गौर से देखें तो अगर हम इसको हटा दें, मान लीजिए हम इसको हटा देते हैं, अगर इसको हटा दें तो आप बताइए, थोड़ी देर के लिए इनको भूल जाइए, तो आप बताइए कि क्या ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है? क्या इस पे कोई प्रभाव पड़ा इनका? क्या इसके हटा देने से इसका अस्तित्व खत्म हो गया? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये क्लास इस क्लास पे डिपेंड नहीं है। तो जब डिपेंडेंट नहीं है तो फिर इस क्लास को मित्र हम कौन सा क्लास कहेंगे? इंडिपेंडेंट क्लास। देखिए गौर से, इस क्लास को हम कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लास। आज पता नहीं क्यों डिपेंडेंट की स्पेलिंग गलत लिखा रही है, फिर सही करना पड़ रहा है, हो जाता है कभी कभी। अच्छा, ये जो क्लास है, अब चलिए इसको हटा दीजिए, आप इनको हटा दीजिए, आप कह दीजिए ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है। ही तो प्रोनाउन है ना, तो प्रोनाउन से कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। ही इज अ टीचर, इस प्रोनाउन से वह एक अध्यापक है। मैं कह दूं वह एक अध्यापक है, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस रखने वाला एक सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस भी, ये जो सेंटेंस है दोस्त, ये वाला सेंटेंस ही इज अ टीचर, ये भी मित्र इस पे डिपेंड नहीं है। तो फिर ये भी क्लास कौन सा क्लास है? इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। मतलब इसमें आप देखिए, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है। दो इंडिपेंडेंट क्लास एक दूसरे से मिले हुए हैं, और वो मिले हुए किससे हैं? वो मिले हैं एक कंजंक्शन से, और उस कंजंक्शन का नाम क्या है? एंड। ये कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। अक्सर दो इंडिपेंडेंट क्लास जो होते हैं वो किसी न किसी कंजंक्शन से जुड़े हुए होते हैं। ध्यान दीजिए, अगर दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट क्लास है तो एक क्लास को हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लास। समझिए गहरी बात, एक क्लास को हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लास, और दूसरा जो क्लास होगा उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट क्लास। उसे हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट क्लास। ये बात दिमाग में रखिए, उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेट क्लास। अच्छा, अब आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं सबऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है। देखिए, मान लीजिए ये टीचर है, टीचर बोल दे रहा हूं,
गलती से निकला, क्योंकि मैं जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ, टीचर्स की एक क्वालिटी होती है दोस्त, जब वो पढ़ता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो पढ़ते वक्त इस तरीके से पढ़ते हैं लोग कि हमें पढ़ाना है तो इस सेंटेंस को हम किसी बच्चे को किस तरीके से समझा सकते हैं, वो पढ़ते वक्त ही समझाने की कोशिश करने लगते हैं। और जब पढ़ाते हैं तो वो जो शब्द बोलते हैं मित्र, उस शब्द बोलने के बाद वो आगे 2-4 शब्द सोचे रहते हैं आगे क्या बोलना है, तो कभी कभी मुख से निकल जाता है वो आगे वाला शब्द जो आगे पहले ही बोला जाता है। तो ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं, मैं हमेशा सुधारने की कोशिश करूंगा। हाँ, मैं आपको समझाने जा रहा था कि सबऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है। मान लीजिए ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है राम टीचेस इंग्लिश, और एक सेंटेंस है ही इज अ टीचर। ये एक सेंटेंस है राम टीचेस इंग्लिश और एक है ही इज अ टीचर। इन दोनों को मैं ऐसे ला करके आपस में, हमारे गुरुजी उदाहरण दिया करते थे, ऐसे मिला देते हैं तो ये एक दूसरे पे निर्भर नहीं है। इसको आप हटाओ, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको हटाओ, इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और तो ये क्लास जो एक है राम टीचेस इंग्लिश, ये हमारा प्रिंसिपल क्लास होगा, और ये जो क्लास है ही इज अ टीचर, ये हमारा कोऑर्डिनेट क्लास होगा। और प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास जिस भी कंजंक्शन से जुड़ते हैं, मान लीजिए इसको हमें जोड़ना है तो हमें किसी न किसी फेविकोल फेविक्विक की आवश्यकता पड़ेगी, वैसे कैसे जुड़ेगा? तो जब ये जुड़ते हैं, जिस कंजंक्शन से जुड़ते हैं, चूंकि ये कोऑर्डिनेट क्लासेस आपस में जुड़ रहे हैं, इन्हीं लिए उस कंजंक्शन को हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये कंजंक्शन कौन सा है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। समझ रहे हैं आप लोग? CTION। अब ये देखिए, ये कोऑर्डिनेट क्लास है, चूंकि कोऑर्डिनेट क्लास, अच्छा हम इसको भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उसको प्रिंसिपल कह दे राम इज अ टीचर एंड ही टीचेस इंग्लिश, तो भी तो वही हुआ, तो ये प्रिंसिपल बन जाएगा, ये कोऑर्डिनेट। तो आप समझिए, इन दोनों को आपस में हेर फेर कर सकते हैं। तो इस चीज को समझने की कोशिश करिए। लेकिन अब समझिए, अब ये एक है, अब ये एक सेंटेंस है ही इज अ टीचर, और ये एक सेंटेंस है राम टीचेस इंग्लिश। ये सेंटेंस है राम टीचेस इंग्लिश, और ये है ही इज अ टीचर। अब हम इस सेंटेंस को इस पर इस प्रकार अगर रख दें, तो आप बताइए कि इसको अगर हम हटा दें तो इसका अस्तित्व तो नहीं रह जाएगा, ये अपने आप गिर जाएगा। जैसे हम कह दें कि राम हु इज अ टीचर टीचेस इंग्लिश, तो हु इज अ टीचर जो है वो राम टीचेस इंग्लिश पे लदा हुआ है। तो जब राम टीचेस इंग्लिश को हम हटाएंगे तो ये अपने आप गिर जाएगा, सॉरी, ये अपने आप गिर जाएगा, यानी कि सेंटेंस का अस्तित्व नहीं रह जाएगा, डिपेंड होता है। तो जब कोई क्लास किसी दूसरे क्लास पे निर्भर होता है तो उसी क्लास को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लास, और उसी क्लास को हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लास दोस्त। और ये जो डिपेंडेंट क्लास होते हैं, ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट, सॉरी, प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास को, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लास को एक भी भागों में बांटा नहीं गया है। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लास होते हैं दोस्त, जो सबऑर्डिनेट क्लास होते हैं उनको 3 भागों में बांट दिया गया है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाना चाहूंगा। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे शायद। अब हम आपको समझाते हैं। देखिए, इसका तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि इसके प्रैक्टिस के बिना इसको आसानी से समझ पाना उतना आसान नहीं है दोस्त। समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी समझते हैं। आप लोग किसी बुक से प्रैक्टिस करिए। आपके पास अगर पुरानी 12th की किताब है, राजीव प्रकाशन की, चाहे कोई भी किताब है जिसमें कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस आते हैं,
उनको समझने की कोशिश करिए। अब मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता देता हूँ कि वो जो मैंने लिखा था राम हु इज अ टीचर टीचेस इंग्लिश, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था, और राम इज अ टीचर एंड ही टीचेस इंग्लिश, जो एंड से जुड़ा हुआ सेंटेंस था वो वाला हमारा कंपाउंड सेंटेंस था। तो कैसे कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड को पहचानते हैं ये हम आगे आपको समझाएंगे, इसीलिए इसको पढ़ा रहे हैं अभी। जब आप समझ पाएंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है और कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, तो ही आप समझ पाएंगे सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और मिक्स सेंटेंसेस को। डिपेंडेंट क्लॉज को 3 भागों में बांटा गया है मित्र। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। सबसे पहला जो है वो है नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज, और दूसरा जो है वो है एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा जो क्लॉज है वो है हमारा कौन सा क्लॉज? वो है एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। देख लीजिए आप, 3 भागों में बांट दिया गया है। यानी कि अगर कोई सेंटेंस किसी दूसरे पर आश्रित है तो या तो वो नाउन होगा, या तो वो एडजेक्टिव होगा, या फिर क्या होगा? एडवर्ब होगा। नाउन, ध्यान दीजिए, कैसे हम कहें कि वो नाउन होगा, कैसे कहें कि एडजेक्टिव होगा, कैसे कहें कि वो एडवर्ब क्लॉज होगा, तो समझने की कोशिश करिए। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक सेंटेंस यहां मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। अभी मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, गहराई से समझने की कोशिश करिएगा। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, राम, राम नहीं, बार बार राम को अभी न लिखे, थोड़ी देर के लिए। आई नो, मैं जानता हूं, योर नेम, आई नो योर नेम, मैं आपका नाम जानता हूं, मैं आपका नाम जानता हूं। अब ध्यान दीजिए, यहां नो जो है ये वर्ब है और योर नेम नो का ऑब्जेक्ट है, इतनी याद रखिएगा, आगे मैं बता रहा हूं। फिर मैं कहूं आई नो, आई नो व्हाट योर नेम इज, योर नेम, आई नो व्हाट योर नेम इज, मैं जानता हूं आपका नाम क्या है, मैं जानता हूं आपका नाम क्या है। 2 सेंटेंसेस में लिखा। अब मेरी बात दिमाग में रखिए, अच्छा समझने की कोशिश करिए, गहरी बात है दोस्त। जब हम आपको नाउन पढ़ाएंगे तो नाउन के केस पढ़ाएंगे, थोड़ा सा समझिए, नाउन के केस पढ़ाएंगे और वहां हम आपके बताएंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे जो कुछ भी आता है वो नाउन होता है। नाउन नहीं तो फिर इक्वावेलेंट ऑफ नाउन होता है, यहां लिख रहा हूं, इक्वावेलेंट ऑफ नाउन होता है। इक्वावेलेंट ऑफ नाउन का मतलब नाउन के बराबर ही होता है, यानी कि उसे हम नाउन ही कहते हैं। इक्वावेलेंट ऑफ नाउन कौन कौन सा होता है? तो नाउन होता ही है, प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन होता है, जिरंड होता है, जिरंड, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज। ये इतने इक्वावेलेंट ऑफ नाउन होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, जिरंड, इन्फिनिटिव, नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज। समझिए इस बात को आप सभी लोग। अच्छा, यहाँ पे ये चूंकि ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया है तो ये फिर नाउन है, नाउन भी है, तो ये नाउन फ्रेज है। देखिए, एक नहीं बल्कि 2-2 शब्दों का ये समूह है, ये एक नाउन फ्रेज है। अच्छा, जब ये नाउन है, मैं कह दूं आई नो योर नेम, मैं तुम्हारा नाम जानता हूं, मैं कहूं आई नो नेम, मैं नाम जानता हूं, सिर्फ इतना लिख दूं, तो ये नो का ऑब्जेक्ट है नेम, ये नो का ऑब्जेक्ट है योर नेम,
तो ये नाउन है, ये भी नाउन है। और यहां भी आप देखिए आई नो व्हाट योर नेम इज, इसको गहराई से समझना है, इतनी आसानी से नहीं समझ में आती है ये बातें, तनिक भी ध्यान इधर उधर मत करिएगा। आई नो नेम, मैं नाम जानता हूं, ये देखिए आई नो योर नेम, मैं तुम्हारा नाम जानता हूं, ये नाउन एक वर्ड में है, नाउन है, ये नाउन फ्रेज है। लेकिन समझिए आई नो व्हाट योर नेम इज, अगर इसको देखें तो आप पाएंगे कि ये अपने आप में एक सेंटेंस है ये, और चूंकि ये अपने आप में एक सेंटेंस है और एक सेंटेंस के अंदर आया हुआ है, इसलिए ये क्या है दोस्त, सबसे पहले तो ये क्या है, ये क्लास है। ये क्या है, क्लास है। देखिए आप कहेंगे कि कैसे सर, देखिए इसके पास खुद का, इसका एक सब्जेक्ट है योर नेम, और इसके पास खुद का इसका एक फाइनाइट वर्ब है। अगर इस सेंटेंस का हम टेंस चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट करते हैं, तो आई न्यू हो जाएगा और व्हाट योर नेम इज नहीं, वाज हो जाएगा। तो ये तो फाइनाइट वर्ब है ही। तो एक सेंटेंस है आई नो और दूसरा सेंटेंस है व्हाट योर नेम इज। मैं जानता हूं जो तुम्हारा नाम है, मैं जानता हूं जो तुम्हारा नाम है, मैं जानता हूं कि क्या तुम्हारा नाम है। मैं कहूं जो तुम्हारा नाम है, तो ये अपने आप में स्वतंत्र दिख रहा है? नहीं, मैं जानता हूं दोस्त, मैं जानता हूं, ये स्वतंत्र है, मैं जानता हूं। लेकिन जो तुम्हारा नाम है ये स्वतंत्र नहीं है। अच्छा, जो स्वतंत्र नहीं है ये कौन सा क्लाज है फिर? ये सबऑर्डिनेट क्लाज है, और सबऑर्डिनेट क्लाज है यानी कि ये डिपेंडेंट क्लाज है। और चूंकि ये डिपेंडेंट क्लाज है और ये किसी सेंटेंस में नाउन की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए ये कौन सा क्लाज है? तो ये नाउन क्लाज है। ये कौन सा क्लाज है? नाउन क्लाज है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये नाउन क्लाज है। अब इस सब्जेक्ट के स्थान पे आ सकता है, इसी को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर दें। हम ऐसे कहें इट इज नोन, इट इज नोन, इट इज नोन, ये जाना जाता है, ये जाना जाता है। तो इट क्या है? इट क्या है भाई? इट हमारा क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है। समझने की कोशिश करिए। अब मैं कहूं कि ध्यान दीजिए, मैं इट के ही स्थान पे लिख दूं व्हाट योर नेम इज, तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट योर नेम इज। अभी आप लोगों के माइंड में बहुत कुछ चलने वाला है, और इतना खतरनाक चलने वाला है कि आप कहने का मतलब बहुत देर तक सोचेंगे दोस्त कि ऐसा भी हो सकता है। तो हम कहेंगे हाँ, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, मैं कहूं व्हाट योर नेम इज, क्या तुम्हारा नाम है? इज नोन, इज नोन, जाना जाता है। अब आपके माइंड में आएगा दो इज। हाँ भाई, दो इज है, एक ही साथ दो इज आ सकते हैं। कब? ये दोनों के दोनों फाइनाइट वर्ब है। हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब में पढ़ाएंगे। ये वाला जो इज है वो इस सेंटेंस का इज है, और ये वाला जो इज है वो इस सेंटेंस का इज है। अच्छा, इसमें प्रिंसिपल क्लाज ये है, इसके साथ जो इट लगा हुआ है वो अंडरस्टूड है, ये प्रिंसिपल क्लाज है। और चूंकि इस पे ये डिपेंडेंट है, तो ये हमारा कौन सा क्लाज है दोस्त? तो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लाज है। अब आप बताइए, सबऑर्डिनेट में भी नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब? क्या एक किसी की विशेषता बता रहा है? नहीं। क्या एक किसी काम के बारे में कुछ बता रहा है? नहीं। ये नाउन है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट के स्थान पे आया हुआ है, और सब्जेक्ट के स्थान पे जो कुछ भी आता है वो सब के सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं। तो ये कौन सा क्लाज है दोस्त? तो ये नाउन क्लाज है। तो ये कौन सा क्लाज है? नाउन क्लाज। यानी कि आप समझिए बात को। अच्छा, ये नहीं समझ में आ रहा होगा, ऐसा नहीं है। हम कहते हैं ना व्हाट इज योर नेम,
तो व्हाट अब ईच को यहाँ रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ इसलिए गया है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं, ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में हमेशा जो एक्सिलरी वर्ब होता है वो योर नेम के बाद में यानी कि सब्जेक्ट के बाद में आता है दोस्त। अच्छा, ये बात भी बहुत ही गहराई से समझना है, इसको समझिएगा। मैं आपको असर्टिव इंट्रोगेटिव में जब चेंजेस सिखाऊंगा तो समझाऊंगा, ये ऐसे होगा तो ये फिर है। अच्छा, ये व्हाट जो है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन, और एक ऐसा इकलौता रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट होता है जिसका अपना खुद का एंटीसीडेंट नहीं होता है। मतलब ये किस नाउन के बदले आया है, उसके बगल में वो नाउन नहीं होता है, एक ऐसा सिर्फ इकलौता एंटीसीडेंट रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये समझिए। अब अगला जो क्लास है हमारा वो है कौन सा क्लास, तो वो है हमारा एडजेक्टिव क्लास। इसको आप लोग अगर देख पाए तो मिटा दे हम, और स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, मैं इसको मिटाना चाहूंगा थोड़ी देर। अब हम समझेंगे कौन सा क्लास, तो अब हम समझेंगे दोस्त एडजेक्टिव क्लास को। मेरे कहने का मतलब ऐसा क्लास, नाउन क्लास हम किसे कहेंगे, वह क्लास जो किसी सेंटेंस के अंदर आया हो और वो नाउन की तरह कार्य कर रहा हो। जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के ही स्थान पे आएगा, वो हो सकता है केस इन अपोजिशन में आ जाए, हो सकता है। अच्छा, केस पढ़ाएंगे, करीब 11-12 केस होते हैं नाउन को। अगर उस केस के कहीं भी जगह पे आ जाता है दोस्त क्लास, तो वो नाउन क्लास होगा। इसीलिए मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ। जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दूंगा तो आप लोगों से एक आग्रह है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और वर्ब पढ़ाने के बाद जब मैं आऊंगा, एडवर्ब पढ़ाने के बाद जब मैं आऊंगा, तो एक बार कहिएगा कि सर एक बार, चाहे भैया एक बार हमारे लिए आप बना दीजिए एक क्लास का फिर से वीडियो, तो मैं उसमें गहराई से समझाऊंगा। क्योंकि तब मैं ये मान लूंगा कि आप जो है कि हमारे नाउन, एडवर्ब और वर्ब को पढ़ चुके हैं बढ़िया से, और एडजेक्टिव को पढ़ चुके हैं, तब आपको समझ में आएगा। जैसे आप गौर से यहाँ समझिए, मैं एक सेंटेंस और लिख रहा हूँ। हो सकता है आज का वीडियो लंबा जाए, लेकिन जाएगा नहीं, मैं यही सोच रहा हूँ। 45 मिनट तक ही सीमित करेंगे। तो इसको आप देखिए एडजेक्टिव क्लास, तो आप लोग समझने की कोशिश करिए। ज्यादा हो गया, 47 हो गया। तो दोस्त, चूंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है, तो कल हम समझते हैं एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास को, कल समझते हैं। थोड़ा समझाने में समय लग गया, तो गहराई से अगर हम न भी समझे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा अगर समझ में आएगा तो। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, मतलब अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।